एंड मेक इन इंडिया हो गया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मेक इन इंडिया तब तक अधूरा है जब तक एक्सपोर्ट का सहारा ना मिले। सही कहा सर मैंने? दोनों एक दूसरे के पूरक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो राजेश सर के साथ बातचीत करेंगे कि कैसे हमारा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है या हमारा पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वो चाहे मेक इन इंडिया हो, विकसित भारत हो, या ये जो पूरा ग्लोबल टर्मोइल इस वक्त चल रहा है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। मैंने गलत कहा सर? एक्सपोर्ट ट्रेजेक्ट्री इस विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा कर रही है। वी आर वेरी होपफुल एंड थैंकफुल टू इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री ने बड़ा रेजिलियंस दिखाया है कि इस विपरीत परिस्थितियों में जहां ग्लोबल ट्रेड घट रहा है, हम लोग तेजी से प्रगति कर रहे हैं। तो अभी दीपाली एक नंबर कोट कर रही थी, $820 बिलियन का एक्सपोर्ट। सवाल यही है सर कि जब इतना सब तरफ दिक्कत है, वॉर है, ट्रेड बैरियर्स हैं और तमाम दूसरी चीज़ें हो रही हैं, इंडियन एक्सपोर्ट इतना रेजिलियंस कैसे दिखा पा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या कारण है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग इस वर्ष वित्तीय वर्ष 25-26 में $825 बिलियन के एक्सपोर्ट से बढ़कर $863 बिलियन। 860 अपडेट करते हैं फिगर। वी आर $863 बिलियन लास्ट ईयर। टू, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अगर आप देखेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में धीरे धीरे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफीज़ को कवर कर रहे हैं। अगर अंकटाड की 2025 की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ग्लोबल साउथ में इंडिया इज़ द थर्ड मोस्ट डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री। अ कंट्री जिसका सबसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ पार्टनर ट्रेड कंट्रीज, और ग्लोबल नॉर्थ की जितनी इकोनॉमीज है उससे हम सबसे बेहतर हैं। तो ये दर्शाता है कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो तार है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज के साथ जुड़े हैं, जो हमें एक रेजिलियंस देता है। दूसरा, उसके साथ साथ देखेंगे हम लोग का प्रोडक्ट बास्केट भी काफ़ी डाइवर्सिफाई हो रहा है। 10 साल पहले हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स $48 बिलियन का कर रहे हैं। सो दैट हैज़ एडेड टू आवर एक्सपोर्ट बास्केट। पहले हम लोग के फूड एक्सपोर्ट्स काफ़ी लो थे, अब वी आर डूइंग मोर देन $53 बिलियन ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड लाइट प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हमारी कहा जाता था वी आर very low in engineering exports, but today we are $120 odd billion in engineering exports. 4-wheeler पैसेंजर कार्स इस देश से एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी, आज के दिन डबल डिजिट ग्रोथ के साथ हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स भी एक्सपोर्ट हो रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बास्केट है, ये भी हमें रेजिलियंस देता है। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सेवा का निर्यात। सर्विसेज एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दिस इज़ वन एरिया जहाँ की हम ऑलरेडी विश्व में करीब 5% का शेयर रखते हैं, और धीरे धीरे हम इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम विश्व में तीसरे नंबर पर हों जहाँ तक सर्विसेज एक्सपोर्ट का। सो सर्विसेज एक्सपोर्ट आज के दिन वी आर एट $421 बिलियन, विच इज़ अराउंड 95% ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। सो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में बढ़ रहा, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड इज देयर टू सर्व द वर्ल्ड। सो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो मुख्य फायदा है हमारे एक्सपोर्ट्स को भी मिल रहा है। राइट। तो ऐसा लगता है कि पहले इंडिया को एक मार्केट कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे, जैसा आपने भी जिक्र किया, बाकी देश देख रहे हैं, और यही कारण है कि जो नंबर आप बता रहे हैं काफ़ी इंप्रेसिव है। सर, अगर मैं बात करूं विकसित भारत 2047 तक की, तो हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट ये दावा करता है कि उसमें उनकी अहम भूमिका होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो जाएगी। मैं अगर एक्सपोर्ट के मायने से पूछूं तो इस विकसित भारत के सपनों में कॉमर्स और एक्सपोर्ट का कितना बड़ा रोल होगा? कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी को आप देख लें तो एक्सपोर्ट ट्रेड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन के एरा में रहते हैं जहाँ की ज़्यादातर प्रोडक्ट मल्टीपल ज्योग्राफीज़ में बनाए जाते हैं। डिज़ाइन कहीं होता है, प्रोडक्शन कहीं होता है, मार्केटिंग लेबलिंग कहीं और होती है, कंजम्पशन शायद कहीं और होता है। तो अगर इस परिदृश्य में जब हम लोग रहते हैं तो ट्रेड हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमारी जो बड़ी इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, राइजिंग एस्पिरेशन है, जब हम ग्रो करेंगे तो मल्टीपल चीज़ों की डिमांड होगी, हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, हम आयात भी करेंगे,
उस आयात को बैलेंस करने के लिए हमें निर्यात भी करना होगा। तो इसलिए निर्यात की एक अहम भूमिका रहेगी हमारे कंट्री को उस डेवलप्ड जर्नी पे, विकसित भारत 2047 तक ले जाने के लिए। हमारा कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ आज के दिन भी अगर देखें, एक्सपोर्ट्स 22% ऑफ द जीडीपी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स में अगर देखें नंबर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऐड, तो 22% जीडीपी है। और किसी भी डेवलप्ड कंट्री को आप देख लें, कोई भी जर्मनी देखें, यूके देखें, यूएसए देखें, ट्रेड हैज़ ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इंडिया में भी ट्रेड की प्रगति जो तेजी से हो रही है, और ये आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रहा है, तो इस दिशा में हम लोग अग्रसर रहेंगे। और ये धीरे धीरे कंपोजिशन ऑफ ट्रेड भी अलाइन होता चला जाएगा हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारी स्ट्रेंथ्स के साथ। जो हमारी स्ट्रेंथ होगी हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारी बाकी रिक्वायरमेंट्स होगी हम उसे आयात करेंगे। परंतु दोनों को हमें एक पारस्परिक तालमेल और बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ताकि हमारी इकोनॉमी तेजी से और स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ सके। राइट। तो सर, आपकी मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया था। एक तो ये क्या है एग्जैक्टली, कौन सी कंपनीज को, किस तरह की कंपनीज को बेनिफिट करता है, किस तरह के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, अगर आप हमें थोड़ा बताएं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत लार्जली हम लोगों ने कोशिश की है कि जो एमएसएमईज हैं, हमारी जो छोटी इकाइयां हैं, जिनको हमें एक्सपोर्ट सप्लाई चेन से जोड़ना है, उनकी जो छोटी छोटी गैप्स हैं या छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, उनको हम लोग मीट कर पाएँ। एक्सपोर्ट्स में नॉर्मली कोई भी कंट्री को एक्सप्लिसिट सब्सिडीज़ हम लोग नहीं देते। वी फॉलो WTO रूल्स, वी डोंट गिव एनी सब्सिडीज टू आवर एक्सपोर्ट। परंतु हमारी एमएसएमईज है, उनका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हाई है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हाई है, तो उसको किस तरह से हम इंश्योर करें कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो और उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट उपलब्ध हो। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में लाई, ताकि कोलैटरल फ्री उनको फंडिंग मिल सके, ताकि उनको छोटे छोटे ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स से उनको निर्यात क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट मिल सके। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई ने एक्सपोर्ट किया तो वो अपने इनवॉइस को किस तरह से एक्सपोर्ट फैक्टरिंग करा सके, जो उसे निर्यात के लिए जो मिल रहा है एक्सपोर्ट क्रेडिट, वो सही दर पर हो। और फिर हम लोगों ने ये भी कोशिश कर रहे हैं उसमें कि जो नई जोग्राफीज़ हैं, डिफ़िकल्ट जोग्राफीज़ हैं या चैलेंजिंग जोग्राफीज़ हैं, वहाँ पर भी अगर लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर भी एक्सपोर्ट क्रेडिट किस तरह से मिले, उसके लिए भी क्या इंश्योरेंस पैकेज एक्जिम बैंक और ECGC के साथ मिलकर हो सकता है, तो उसकी भी सुविधाएं इसमें प्राप्त की है। एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत, जिसके 5 कंपोनेंट हैं, और ये पांचों का निरंतर फोकस है कि हमारी MSME इकाइयों को एक्सपोर्ट क्रेडिट सही दर पर उपलब्ध हो पाए और हर मार्केट के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा है कि मार्केट को एक्सेस करने में भी हमारी छोटी इकाइयों को दिक्कत होती है। जब कोई MSME नए मार्केट में जाना चाहती है तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट अप्रूवल, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये सारों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं। अगर कोई नई मार्केट में जाना चाहती है तो बिजनेसेस से उन्हें मिलना पड़ता है, बिजनेस मैच मेकिंग होनी चाहिए। हम MSMEs को बढ़ावा देते हैं मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव से, ताकि उनको वर्ल्ड ओवर जो डिफरेंट एग्जीबिशंस, बिजनेस बायर सेलर मीट्स होती है, उसमें भागीदारी कराते हैं, ताकि वो नए मार्केट्स में जा सके, नया मार्केट, नया सप्लाई चेन ढूंढ सके और एक्सपोर्ट सप्लाई चेन क्रिएट कर सके। तो उसके लिए भी सुविधाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ अब ये भी उभर कर आया कि हमें ओवरसीज़ वेयर हाउसिंग को भी सपोर्ट देना चाहिए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट पहले से ही जाकर पोजीशन हो पाए मार्केट में और वी आर एबल टू मीट जस्ट इन टाइम एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट। तो उस पर भी हम लोग EPCs, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर उसे भी बढ़ावा दे रहे हैं। अंत में ये भी कोशिश की है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के माध्यम से कि मार्केट इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हर आयातित देश में जहाँ भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं वहाँ के क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, क्या नई ज़रूरतें हैं, उसके बारे में निरंतर एक्सपोर्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन गैप कम होगा तभी वो जाकर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसकी भी सुविधा एक्सपोर्ट। मुझे याद पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में कहा था, जब उन्होंने मेक इन इंडिया का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जिससे पूरी दुनिया वाले कहें कि ये मेड इन इंडिया हमारे यहाँ पर आई है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपसे लेना चाहूँगा कि जो हमारे MSMEs हैं, इनका टोटल एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज रहता है, और जो आपने बताया कि इनको प्रमोट करने के लिए आपने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब कुछ भी आप इंश्योर कर रहे हैं, तो किस तरह की भागीदारी है और किस रफ्तार से ये बढ़ रही है? हमारे एक्सपोर्ट्स में MSMEs की भागीदारी बड़ी अहम है।
40 से 45% तक एक्सपोर्ट्स हमारे एमएसएमई MSME से जाता है। ड्राइव Okay. होते हैं। और हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बेस, एक्सपोर्ट वॉल्यूम में बढ़ रहा है, वैल्यू में बढ़ रहा है, पर नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर एक्सपोर्ट बेस बढ़ेगा तभी हम जाके निरंतर सस्टेन तरीके से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें। तो एमएसएमईज को ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई को एक्सपोर्ट सप्लाई चेन से जोड़ें, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी काम कर रहा है। राइट, एक थोड़ा अलग सवाल, डायरेक्टली एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री जी अभी गए थे कई देशों की यात्रा पे और उन्होंने सबसे आह्वान किया कि भारत में आके निवेश करें, और भारत में वैसे भी निवेश आ रहा है। तो अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चाइना +1 की भी बात होती है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का तो मिशन है ही। क्या ऑफर करता है इंडिया, क्यों भारत में लोग आना चाहेंगे और इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहेंगे? बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं है, परंतु सबसे बड़ा कारण तो है डेमोक्रेसी। A largest democracy, I think rule of law, a democratic government provides lot of and political stability. Then demand, 1.4 billion people, big middle class, growing aspirational India. The kind of demand that India is generating is driving global growth. तो इसलिए लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। डेमोग्राफी, यंग पॉपुलेशन, हमारे एवरेज आज के दिन 29 ईयर्स है, and it is going to remain young for next 20 years. Our average age is going to hover around that. The young population drives growth also, drives demand also. So these are very obvious reasons why a country should come and invest in India. Big market, big demand, big demography, skilled talent. In addition, हम लोग एक माहौल भी उस तरह का बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे निरंतर पिछले 10 सालों में एक रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रखी है, EODB पे इतना फोकस है, तो बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम मंत्रा ऑफ द गवर्नमेंट। रिफॉर्म्स पे कंप्लीटली हर विभाग का प्रोसेस है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अगर आप हमसे पूछे, हम लोग निरंतर रिफॉर्म कर रहे हैं ताकि जो एक्सपोर्टर्स के लिए सुविधाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा फेसलेस हो पाएँ, पेपरलेस हो पाएँ, कॉन्टैक्टलेस हो पाएँ, ताकि एक्सपोर्टर घर बैठे भी किसी कार्यालय नहीं जाना पड़े छोटे छोटे कामों के लिए, उसका समय भी बचे, पैसा भी बचे। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी एक्सपोर्ट करता है तो उसको जब विदेशी मुद्रा आती है तो उसे जाके बैंक में रिकनसाइल कराना पड़ता है। पहले बैंक जाना पड़ता था, रिकन्सिलेशन कराइए, उसको फिर अपलोड कीजिए, कस्टम्स में दीजिए, DGFT में दीजिए, तब वो जाके शिपिंग बिल के साथ रिकन्साइल होगा। उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर वो जाके GST का रिफंड लेगा, उसके बाद कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेगा। हम लोगों ने बीते कुछ वर्षों में उसे पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। अब वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकन्सिलेशन होता है, शिपिंग बिल के साथ मिलान भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, एक्सपोर्टर अपने आप घर पे उसे प्राप्त कर सकता है। पहले पैसे भी लगते थे, समय भी लगता था, अब पैसा भी बचता है, समय भी बचता है। हम लोगों ने देखा है हर साल, हर दिन 20 से 25 हज़ार इस तरह की सर्टिफिकेट इशू की जाती हैं, बैंक्स का भी समय बचता है। अब ये जो सर्टिफिकेट, अगर आप देखें 2 साल में इंडस्ट्री को 1300 करोड़ रुपए केवल सर्टिफिकेट का कॉस्ट बचा है, क्योंकि हम लोगों ने इसे इलेक्ट्रॉनिक, फेसलेस और ऑटोमेटिक कर दिया। इसके साथ साथ समय भी बचा है। तो इस तरह की जो रिफॉर्म्स हैं, ये भी इंडस्ट्री को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि दिस इज अ प्लेस वेयर वी नीड टू इन्वॉल्व। लास्टली, इफ यू ऑल्सो लुक एट, वी आर क्रिएटिंग नाउ अ बिग पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इंडिया ने जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने 9 एग्रीमेंट्स किए हैं 38 देशों के साथ, एंड टुडे वी हैव गॉट agreements with all agreements we combined 63% of the global trade is open for India through preferential access. तो इस तरह का एक जो integrated, क्योंकि when somebody invests in India, it is investing in 63% additional global trade also. It's a large market that they will be able to access when they come to India. So जो predictability of tariff or market access है, that also gives confidence to the industry and the world to invest in India. Because that is also important in the era of global value chains, when products are made across geographies. Right. Because when tariff are predictable, you know what is the regime that is going to be remain in perpetuity, तो आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं। आप उस तरह के प्रोडक्ट्स, किस चीज़ को मैं कहाँ बनाऊंगा और किस तरह से उसे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इंटीग्रेट करूंगा। तो आई थिंक ये बहुत सारे कारण हैं जो कि इंडिया को एक वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं इन्वेस्टमेंट्स। राइट, और आपकी मिनिस्ट्री ने, जैसा आपने जिक्र भी किया, पिछले कुछ महीनों में तो इतने धड़ाधड़ FTA साइन किए हैं और वो हेडलाइंस भी बने, लेकिन एक सवाल और चिंता दोनों आती है सर इसके साथ। FTA हम साइन कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में जो हमारे घरेलू उद्योग हैं,
हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके प्रोटेक्शन का थोड़ा सा सवाल आ जाता है। तो ये बैलेंस कैसे बैठेगा कि हम बाहर की कंपनीज़ को भी बुलाएं लेकिन साथ साथ अपनी कंपनीज़ का भी ध्यान रख पाएँ? दो चीज़ें, आप कोई भी हमारे नए एग्रीमेंट जो पिछले 6 सालों में हुए हैं, जिसमें कि सभी का टेक्स्ट पब्लिक डोमेन में है, 9 में से 8 एग्रीमेंट का टेक्स्ट अभी पब्लिक डोमेन में है। आप उसमें देखेंगे तो हम लोगों ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एडिक्वेट प्रोटेक्शन देने के लिए मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। एक तो जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, जहाँ की हमें लगता है कि हमें आयात नहीं करना चाहिए, हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उतनी मैच्योर्ड नहीं है कि ग्लोबली compete कर पाए उसमें, वो एक एक्सक्लूजन लिस्ट होती है। ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें हम कोई मार्केट एक्सेस नहीं देते। वो आप देखेंगे हर FTA में एक ऐसी एक्सक्लूजन लिस्ट है जो हम लोगों ने कोशिश की है उस क्षेत्र को हम लोग ट्रेड से ना जोड़ें, इम्पोर्ट से ना जोड़ें। दूसरा, हम लोगों ने देखा है जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है बट अभी परिपक्वता नहीं आई है, उसमें हम एक फेज्ड एलिमिनेशन या फेज्ड कंसेशन देते हैं, जो कंसेशन 10 साल तक 15 साल तक धीरे धीरे इवॉल्व करता है, ताकि तब तक हमारे इंडस्ट्री को भी परिपक्व होने का समय मिले। तो इसके द्वारा भी हम उसे कंट्रोल करते हैं। तीसरा, जहां हमें लगता है कि शायद इसमें क्लैरिटी नहीं है कि हम लोग वहां पहुंच पाएंगे, हम लोग कोटाज देते हैं। कोटाज इज ऑल्सो मैकेनिज्म कि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके आधार पे एक कोटा दिया, ताकि मार्केट एक्सेस भी दिया, पर मार्केट एक्सेस लिमिटेड है। तो इस तरह से हम लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री का संरक्षण भी करते हैं, ताकि FTA से डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक में हमारी इंडस्ट्रियल नीति जो है उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है कि जो हम लोग कर रहे हैं FTAs, वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज़ के कार कर रहे हैं। हमारे स्ट्रेंथ्स दोनों के यूनिक हैं। अगर हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में गुड हैं, एग्रीकल्चर में गुड हैं, तो मे बी दे आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो ये जो सिनर्जी है वो लीवरेज होगी। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, हमें इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिनर्जी जो है ये हम लोग दोनों के इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करेगी, और दोनों पार्टनर कंट्री, इंडिया और पार्टनर कंट्री दोनों और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। अंत में ये भी कहना चाहूँगा, साथ साथ हर एग्रीमेंट में बायलैटरल सेफगार्ड्स का प्रोविजन होता है। अगर उसके बावजूद किसी एक लाइन में कहीं पर कोई इंपोर्ट सर्ज दिखाई दे, तो देयर आर मैकेनिज्म्स फॉर फर्स्ट 10 to 14 ईयर्स वेयर यू कैन यूज बायलैटरल सेफगार्ड्स को यूज करके इंडस्ट्री को एक एडिक्वेट प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ताकि आपके देश डोमेस्टिक इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। राइट, तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लेकिन एक कंपटीशन भी आता है तो कई बार अच्छा भी रहता है। क्विकली मेरे 2 सवाल रहेंगे आपसे, और मुझे लगता है कि आपको शायद असहज ना कर दे। तो अभी वाणिज्य मंत्री साहब कनाडा के दौरे पे हैं, एक FTA शायद वहाँ भी साइन होगा, तो बातचीत है इस समय तो जारी है, लेकिन कुछ अपडेट अगर आप दे पाएँ। कनाडा एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, और इट्स अगेन डेवलप्ड कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। हम लोगों ने उनके साथ कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएट करने की शुरुआत की है पिछले 3 महीने से। 2 राउंड्स हो चुके हैं, वर्चुअल भी हुआ है, फिजिकल उनकी टीम भी आई थी। मंत्री जी के दौरे से 2 फायदे होंगे। एक तो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मंत्री जी के साथ गया है, तो एक इंडस्ट्री, वहाँ की इंडस्ट्री के साथ मिलेगी, चर्चा होगी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज साथ में उभर कर आएगी। और वो ज़रूरी होता है दोनों नेगोशिएटिंग टीम्स को जानना, ताकि जब वो एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं तो उन नई अपॉर्चुनिटीज़ या इमर्जिंग यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ 2 कंट्री के पार्टनरशिप से जो निकलती है उसको हम लोग प्रोवाइड फॉर कर पाएँ। है तो एग्रीमेंट फाइनल हो गया, बट जिस सेक्टर में ग्रोथ की ज़्यादा संभावना थी उस पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया, तो इससे ये फ़ायदा होगा। दूसरा, आई थिंक दोनों सरकार, अगर हमारे लीडर्स का आप गाइडेंस देखें, विजन देखें, तो ये प्रयास है कि क्या इस साल हम लोग कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फाइनल कर सकते हैं इंडिया कनाडा। दोनों साइड बड़ी तेजी से इस पे काम कर रही है। मंत्री जी के वहाँ दौरे से दोनों मंत्रियों के बीच में भी वार्ता होगी, और इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को गाइडेंस मिलेगी, जिससे हम लोग और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और इसको प्रयास करके इस साल में सब क्लोज कर पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, और यहाँ सभागृह में उपस्थित सारे लोग भी सुनना चाहेंगे और पूरा देश जानना चाहता है, अमेरिका के साथ हमारी डील कब फाइनल हो रही है? सभी डील का एक समय होता है। अगर आपने देखा होगा, हम लोगों ने दिसंबर में ओमान की डील अनाउंस की, फिर न्यूजीलैंड की डील अनाउंस की, जनवरी में EU की डील अनाउंस की, पिछले साल जुलाई में हम लोगों ने UK की डील अनाउंस की, और इस साल फरवरी में US की डील अनाउंस की। UK की डील हम लोगों ने बाद में साइन किया,
फाइनली साइन करके उसे क्लोज किया। ओमान की डील साइन किया, अब उसके बाद 1 जून से उसको ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की डील जो दिसंबर में अनाउंस की, उसको हम लोगों ने फाइनली अप्रैल में जाकर साइन किया, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जी। अनाउंसमेंट के बाद लीगल स्क्रब, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारे वो कंप्लीट करने में समय लगता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स बड़े ही लीगल, कंटेंशियस और परपेचुअल एग्रीमेंट्स हैं। तो अप्रैल में साइन किया और हमारा प्रयास है अक्टूबर नवंबर तक उसे भी ऑपरेशनलाइज करेंगे। ईयू की डील जनवरी में अनाउंस की है, उसे क्योंकि 27 कंट्रीज़ हैं ईयू यूरोपियन यूनियन में, उनके साथ भी हम लोग लीगल स्क्रब और लीगल फाइनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो आशा है कि इस साल के अंत के पहले हम लोग उसको साइन करेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इसको कोशिश करेंगे तो यूएस डील भी साइन हुई है, इस पे निरंतर चर्चा चल रही है। आपने सुना होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के यहाँ हैं, उन्होंने कहा कुछ हफ्तों की बात है, तो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ्स, जो भी हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द ही फाइनल करके इंक करें, ताकि इसमें हम लोग आगे बढ़ पाएँ। अभी वहाँ पर भी टैरिफ का भी जो रेजीम्स है वो चेंज हुआ है। अभी एक MFN नॉर्मल टैरिफ फॉर एवरीबडी, बराबर टैरिफ अभी लगा हुआ है, जो कि 20 जुलाई तक चलेगा। उसके पूर्व मुझे लगता है ये डील फाइनल हो जाएगी और इसको हम लोग इसी साल मुझे लगता है कि इसे होता हुआ देख लेंगे। नहीं, जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। तो कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स, ये जैसा हमने कहा कि मेक इन इंडिया और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं जिसे हम विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं, लेकिन सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि उनका डिपार्टमेंट, उनकी मिनिस्ट्री क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से करती है और किस हद तक अब हम चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं। तमाम देशों के साथ हमारे FTAs हो चुके हैं और जैसा सर कह रहे हैं अमेरिका के साथ भी जो डील है उसकी फाइनल खबर हमें जल्दी ही सुनाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर हमसे बातचीत। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच।